कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं मध्य प्रदेश की ज्योति पर। 55 की एज में कैसे लगा कि हमें पहाड़ चढ़ना है? पहाड़ का तो ऐसा था कि मैंने जब पहली बार देखा तो ही प्यार हो गया था पहाड़ों से। सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाया हो, ऐसा लगा हो कि बहुत टफ है, रुक जाते हैं? माउंट एवरेस्ट सबकी हर बार परीक्षा लेता है। मेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, तब मैंने सोचा था कि मैं क्विट कर देती हूँ। वहाँ कैसे स्टे करते हैं, क्या खाते हैं? मैगी है। जो 50 क्रॉस कर चुकी है उनको क्या क्या चैलेंजेस देखने पड़ सकते हैं? अगर हम सोच लें, ठान लें तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। 5 महाद्वीपों को भी फतेह कर चुकी हैं। क्या आपके मन में था उस समय? कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा नाम तो हो कम से कम कि लोग ज्योति रात्रे को जाने। नमस्कार, सबकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी जैन। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं भोपाल की पर्वतारोही ज्योति रात्रे से। आज सबकी खबर के स्टूडियो में मौजूद है। हम इनसे जानेंगे क्या कठिनाइयां इनको चोटियां चढ़ने में आती हैं, क्योंकि आपको मैं ये भी बता दूं कि ये 5 माउंट एवरेस्ट समेत 5 महाद्वीपों को भी फतेह कर चुकी हैं। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। नमस्कार सभी का। भोपाल की मनुआ भान टेकरी में आप प्रैक्टिस कर रही हैं। सुबह से वो जो टायर बांध के आप प्रैक्टिस करती हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आपको देखने मिलते हैं? वो जो मेरी प्रैक्टिस है वो अंटार्कटिका के लिए है, और अंटार्कटिका का सबसे बड़ा जो मेरे लिए कठिन रहेगा वो है वहाँ का मौसम, और दूसरा स्लेज से अपना खुद का सामान लेके जाना जो कि 30 से 35 किलो रहेगा। और उसी की प्रैक्टिस में ये टायर में कुछ पत्थर वगैरह रख के वज़न बढ़ा के यहाँ पर मनुआ भान की टेकरी पर कर रही हूँ। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। आप आइस बाथ लेती हैं तो क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि मतलब ऐसा होता है ना कि वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से आप वो कर रही हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअल में आइस बाथ की टेक्निक तो अलग होती है कि उसमें आप टब में डाल के आप करते हैं, लेकिन वो मेरे पास में उसकी फैसिलिटी है नहीं, और उतना ज़्यादा मैं आइस रोज कहाँ से लेकर आऊँगी। तो मैंने एक तरीका निकाल लिया है, मैं बकेट में ही आइस डाल लेती हूँ, वाटर को 0 टेम्परेचर से कम का करके, और फिर उससे मैं मग से ही डाल के आइस बाथ कर लेती हूँ। आपने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराया, क्या कैसा एक्सपीरियंस था जब आप चढ़ रही थी? तो कभी आपको ऐसा कुछ कठिनाई लगी या कभी ऐसा लगा हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाया हो, ऐसा लगा हो कि बहुत टफ है, रुक जाते हैं, ऐसे कुछ क्या आपके मन में था उस समय? माउंट एवरेस्ट में जो 2024 में गई हूँ वो मैं दूसरी बार गई हूँ। मैं 2023 में भी मैंने माउंट एवरेस्ट फतह के लिए कोशिश की थी, और सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जब मैं कैंप 4 से आगे बढ़ी थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, और उस ख़राब मौसम में हम लोगों ने अपनी जान बहुत मुश्किल से बचाई थी, और हमारे साथी काफ़ी उस समय एक्सपायर हो गए थे, बहुत सारे इंजर्ड हो गए थे। तो मैंने अपना अभियान वहीं रोक दिया था। उसका एक और कारण था कि मेरे एक साथी जो थे वो गुम गए थे वहाँ पर पहाड़ों में। तो मैंने अपना शेरपा उस डेथ जोन में उनको ढूंढने के लिए भेजा था, और उनका रेस्क्यू करने के लिए भी कोई तैयार नहीं था, तो मैंने अपना शेरपा उनको दिया था। अगर मैं वो शेरपा नहीं देती तो मैं 2023 में ही भारत का झंडा माउंट एवरेस्ट पे फहरा देती, लेकिन शायद उसको मैं मतलब आत्मसात नहीं कर पाती। मेरे मन में कहीं ना कहीं एक ये खुटका रहता कि अगर मैं अपना शेरपा भेजकर उस क्लाइंबर की जान बचा देती तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। मैंने फिर कोशिश की 2024 में, और मैं फिर निकली माउंट एवरेस्ट के लिए। और माउंट एवरेस्ट जैसा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो जैसी वो है वह उतनी ही कठिन भी है, लेकिन अगर हम सोच लें, ठान लें तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो वही हुआ, मैंने 2024 में फिर कोशिश की। तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास 1 साल का अनुभव था, मैं एक बार जा चुकी हूँ तो शायद बहुत सब कुछ इजी होगा, ऐसा नहीं रहता है। माउंट एवरेस्ट सबकी हर बार परीक्षा लेता है। इस बार भी रहा सब कुछ, क्योंकि 1 साल का अनुभव था, पहले मेरे पास अनुभव था, तो हमने बहुत अच्छी प्लानिंग की कि सब कुछ अच्छा हो। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सोचा है वो हो। तो जैसे ही हम कैंप 4 की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ते की बहुत सारी कठिनाइयां हैं, और मैं कई बार ये सुना भी चुकी हूँ और लोगों को पता भी होगा। तो जैसे ही हम कैंप 4 की तरफ बढ़ रहे थे
तो कैंप 4 पे पहुंचने के थोड़ी देर पहले हमारे पास मैसेज आता है कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, और कैंप 4 से थोड़ा नीचे लोत्से कैंप 4 है, तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा। और लोत्से कैंप 4 पे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती, न वहाँ खाने का सामान होता है हमारे लिए, न सोने के लिए मैट डली होती है। वो सिर्फ टेंट लगे होते हैं आपको 2 से 3 घंटे आराम करने के लिए। तो जब हम वहाँ पहुँचे और मैंने अपने शेरपा से बात की कि यहाँ हम कैसे रुकेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इंतज़ाम करते हैं खाने का। 1-1.5 घंटे में हम लोगों ने सारी व्यवस्था करके हम जैसे ही अपने टेंट में अंदर घुसे और तेज़ आंधियाँ शुरू हुई, और वो आंधियाँ 4 दिन तक चली। तो 4 दिन और 3 रात हम अपने टेंट से बाहर नहीं निकल पाए। -50 के करीब टेम्परेचर था और स्नोफॉल इतना ज़्यादा था कि हर 3-4 घंटे में हमारा टेंट 3/4 ढक जाता था बर्फ़ से, और उसको हमको अंदर से ठोक ठोक के गिराना पड़ता था उसको। अगर ना गिराते तो शायद हम दब जाते। और चौथे दिन जब मैं उससे निकली तो तब तक मेरा जो हेड शेरपा था उसको निमोनिया हो गया था, और जो मेरे साथ 1.5 महीने से था, जो मेरे बारे में हर चीज़ जानता था कि मैं कैसे चल रही हूँ, मुझे किस पेस से चलना है, कैसे लेके जाना है, और उसकी तबीयत ख़राब हो गई और वो नीचे चला गया। और मेरे लिए फिर दूसरा शेरपा आना था, तो मेरे लिए ये दूसरा एक चैलेंज था कि किसी एक नए व्यक्ति के साथ में मुझे समिट के लिए जाना था। वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था। 2-3 घंटे की हमारी बातचीत में मैंने उसको अपने बारे में समझाया, मेरे पेस के बारे में समझाया, क्योंकि एज के हिसाब से एज इज़ द नंबर तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन एज इज़ द एज वो बोलती है। तो मैं यंगस्टर से थोड़ा सा धीमा चलती हूँ, तो वो सारी चीज़ें उसको समझाई कि मैं थोड़ा धीरे चढ़ूँगी। पर सबकी शुभकामनाएं थी, सबका साथ था, तो मैंने इसको भी इस मुसीबत से भी मैं निकल गई, आगे बढ़ी इस कठिनाई से। जब हम बालकनी जो होती है कैंप 4 से जब आगे जाते हैं, उसके थोड़ा पहले मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी और मुझे कुछ अजीब सा लगने लग गया। तब मैंने सोचा था कि मैं क्विट कर देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे 16 से 17 घंटे और चलना है। तो उस समय मैंने एक बार मन में आया था, लेकिन मेरे शेरपा ने मुझे मोटिवेट किया, बोले मैडम हम ऑक्सीजन सिलेंडर बदलते हैं, फिर आप 10 मिनट के लिए रुकिए और फिर सोचिए कि हमको क्या करना है। और वो 10 मिनट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि जब भी कोई मुसीबत हो, एक बार आप आंख बंद करिए, फिर से सोचिए और आगे बढ़िए। मैंने भी यही किया और मैं माउंट एवरेस्ट पे पहुँच गई और झंडा फहरा दिया। इस उम्र में जब महिलाएं रेस्ट लेती हैं, आपने पहाड़ चढ़ने का मतलब कैसे आपके मन में आया? किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? जब मैं भी एक आम महिला की तरह थी, एक हाउसवाइफ हूँ और साथ ही मेरा अपना एक बिजनेस है, तो वो दोनों ही मैं कर रही थी। और मुझे लग रहा था कि हाँ, अब मैंने जो चाहा था वो सब कुछ अचीव हो गया है, लेकिन मन का कोना फिर भी एक कहीं खाली था कि कुछ और ऐसा करना है जो किसी ने नहीं किया है। वो माउंट एवरेस्ट नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने माउंट एवरेस्ट बहुत पहले से सोच के रखा हुआ था, पर ऐसा कुछ था कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा नाम तो हो कम से कम कि लोग ज्योति रात्रे को जाने। तो मैंने 2017 में, मेरा बहुत बचपन से ही था कि मुझे पहाड़ देखना है, पहाड़ पे चढ़ना कभी नहीं था। तो मैं 2017 में एक छोटे से ट्रैक पे गई थी और वहाँ पहली बार मैंने पहाड़ों को देखा। मैं सोरताल ट्रैक गई थी, ज़्यादा हाइट नहीं थी, 3800 मीटर था। क्योंकि मेरी कुछ फिटनेस नहीं थी, जब मैं वहाँ से लौटी तो मुझे पल्मोनरी एडिमा हो गया था, जो पहाड़ों पर होता है, और डॉक्टर ने मुझे ये कह दिया कि मैडम आप बच के आ गई हैं, आज के बाद पहाड़ों पे नहीं जाना है। मैं बचपन से थोड़ी जिद्दी जुनूनी टाइप की महिला रही हूँ, तो मैंने कहा ऐसे कैसे किसी ने मुझे बोल दिया कि नहीं जाना है, एक बार और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा फिटनेस अपनी करते हैं। तो फिटनेस में मैंने कुछ नहीं, वॉक करना वगैरह चालू किया और वहीं मेरे मन में विचार आ गया कि अगर मैं अपनी फिटनेस बढ़ाऊं तो मैं माउंट एवरेस्ट कर सकती हूं। हालांकि जब मैंने लोगों को बताया तो लोगों ने थोड़ा हंसी भी उड़ाई कि ये क्या सोच रही हो तुम, माउंट एवरेस्ट पता है क्या। इवन मेरे घर के लोगों ने भी कहा कि तुमने जो सोचा है उसके बारे में तुमको पता है क्या। मैं कहा हाँ मुझे मालूम है कि बहुत कठिन है, लेकिन मैं करूँगी और कोशिश करूँगी। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को फिट करना शुरू किया। मैंने हर चीज़ बहुत छोटे से स्तर से शुरू की। मुझे दौड़ना नहीं आता था, मैंने दौड़ना सीखा। दौड़ना मैंने 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर से दौड़ना शुरू किया।
मैं 1 मिनट नहीं दौड़ पाती थी। फिर धीरे धीरे मैंने समय के हिसाब से दौड़ना शुरू किया। इस तरह मैंने अपने आप को धीरे धीरे फिट किया और माउंट एवरेस्ट पहुंच गई। एक और बात बताना चाहूँगी, मैंने एक डीएनए फिटनेस टेस्ट करवाया था जिसमें मेरी सारी चीज़ें एक्सीलेंट और गुड आई थी और मेरे लंग्स पुअर आए थे। और हमें माउंटेनियरिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी लंग्स है। तो यहाँ ये बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप में कोई कमजोरी है तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप अपनी कमजोरियों पे काम करें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और मेरे लिए तो मतलब जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़रूरी है वही मेरी सबसे कमज़ोर थी और मैंने उस पर काम किया। मैंने प्राणायाम किए, मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की और मेरे लंग्स को उस स्तर पे मैं ले गई कि मैं माउंट एवरेस्ट फतह कर पाई। अभी आपने जैसे बोला कि परिवार वालों ने तक आपको मतलब उपहास किया, लोगों ने हंसी उड़ाई कि अरे 55 साल के हो गए हो, अभी क्या एवरेस्ट चढ़ेंगे। तो इसमें आपके परिवार वालों की क्या भूमिका रही? आप थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताएं। मेरे परिवार में मेरे पति हैं, मेरी बेटी है। वैसे बहुत मोटिवेट करते हैं, लेकिन मेरा जो लक्ष्य था वो बहुत कठिन था। और माउंट एवरेस्ट ऐसा नहीं है कि आप जीत के आ जाएंगे। वहाँ तो या तो आप जीत जाएंगे, यानी आप होके आएंगे, या फिर मर जाएंगे। यानी बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप उसको फतह कर पाएं, क्योंकि वहाँ डेथ रेशो बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी कठिनाइयों के साथ साथ में आपके जन्म और मृत्यु का भी सवाल था कि भी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो परिवार वाले इससे भी डर रहे थे कि क्या है, इस उम्र में अगर जाते हैं तो बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं। वहाँ इतने प्रेशर में आपको रहना है, माइनस टेम्परेचर है, उम्र है आपकी, तो इस वजह से वो डरे हुए थे। और जब उन्होंने देखा कि नहीं, ये अपनी ज़िद पे अड़ी हुई हैं और अपने शरीर पे काफ़ी काम कर रही हैं, और जब उन्होंने देखा कि हाँ मैं अपनी फिटनेस की और बहुत ध्यान दे रही हूँ, तो फिर उन्होंने मेरा सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और काफ़ी मोटिवेट करते रहते हैं। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप अपनी फैमिली छोड़ के, अपनी बच्ची को छोड़ के और घर को छोड़ के जा रही हैं, कहीं कुछ हो गया, आपको वो कभी चिंता या डर नहीं महसूस हुई? नहीं, मुझे चिंता और डर इसलिए महसूस नहीं हुआ कि मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद मैं माउंट एवरेस्ट पे गई। तैयारियां कर रही थी, तब तक उतनी जिम्मेदारियां मेरी पूरी नहीं हुई थी। हम भारतीय समाज में कहते हैं कि अगर लड़की को हमने विदा कर दिया तो हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। तो 2022 में भी मैं माउंट एवरेस्ट जा सकती थी, मेरी तैयारियां पूरी थी, लेकिन मेरी बेटी की शादी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने 2023 जाना उचित समझा। तो क्यों ना हम अपने सपनों को पूरा करें और उससे ना डरें। और मुझे पहले भी और अभी भी कभी भी मृत्यु से डर नहीं लगा। एक हमारी समाज में बहुत बड़ी समस्या है जो लड़कियों को लेकर है कि लड़कियां कहती हैं कि जब हमारी शादी कर दी जाती है तो हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाते हैं, या घर परिवार की वजह से हमें अपने सपने छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन आप इस उम्र में आकर जो काम कर रही हैं उसके बारे में, अगर जैसे मान लीजिए कोई लड़की है वो पहाड़ चढ़ना चाहे तो उसके लिए बहुत इजी है, लेकिन यदि कोई महिला है जो 50 क्रॉस कर चुकी है तो उनको क्या क्या चैलेंजेस देखने पड़ सकते हैं? सबसे बड़ी परेशानी तो देखिए महिलाओं के लिए 45 के बाद वैसे ही जैसे शारीरिक बदलाव होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्री मेनोपॉज वाली समस्याएं, पोस्ट मेनोपॉज वाली समस्याएं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि महिलाओं को सहना होता है इन सब चीज़ों को। तो 50 के बाद में ये सारी चीज़ें मेरे लिए भी थी, लेकिन मैंने इन 5-6 सालों में ये अनुभव किया है कि हम अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करें, ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज करें, तो ये सारी समस्याएं अपने आप ही गायब सी हो जाती हैं। और पर्वतारोहण के लिए तो मैं सलाह देना चाहूँगी कि अगर कहीं से ट्रेनिंग मिलती है तो ज़रूर लें, और ट्रेनिंग नहीं मिलती है तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको पर्सनली ट्रेन करूँगी। और ये मैंने सोच के आई हूँ क्योंकि मैंने बहुत मुश्किलों से ये सारी चीज़ें की हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अगर कोई करना चाहेगा तो मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दूंगी, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने बताया कि जो लड़कियां हैं वो मतलब अपने आत्मविश्वास के बल पे पहाड़ क्या कहीं भी पहुंच सकती हैं, और आजकल लड़कियां हर मामले में आगे बढ़ भी रही हैं। 5 महाद्वीप आप जा चुकी हैं, उसके बाद अभी आपका मैंने जाना कि आपको 2 और बाकी हैं, तो इसके बाद अब आपकी नेक्स्ट तैयारी कब होगी? मेरी अगली तैयारी अभी दिसंबर में ही है, और मैं 13 तारीख को भोपाल से यहाँ से निकल रही हूँ और 14 को मुंबई से मैं निकलूँगी।
तो मैं अंटार्कटिका जा रही हूँ। अंटार्कटिका जाने के लिए आपको पहले चिली जाना होता है और चिली से फिर आगे की फ़्लाइट्स होते हैं। तो मेरी तैयारियां अभी उसी के लिए चल रही हैं और ये मेरा 6वां कॉन्टिनेंट होगा, महाद्वीप होगा। और अंटार्कटिका में जो पर्वत है उसका नाम विंसन मैसिव है और वहाँ का जो हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ का सबसे ज़्यादा कठिन जो है वो वेदर है। -30 से -60 तक वहाँ पर टेम्परेचर रहेगा। एक और बहुत बड़ी चैलेंज है वहाँ पर कि जब हम जाएंगे तो वहाँ पूरा दिन रहेगा, 24 घंटे दिन रहेगा। ये वो समय है जब 6 महीने का दिन होता है और वहाँ रात नहीं होगी, तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि मतलब जो व्यूअर्स रहते हैं वो देखते हैं कि यार कैसे लोग पहाड़ चढ़ते हैं। एक सवाल सबके मन में रहता है कि वहाँ कैसे स्टे करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं। जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो जब आप 4000 मीटर तक जाते हैं तो उतना हाई एल्टीट्यूड का उतना ज़्यादा असर नहीं होता है। किसी किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। पर जब हम उससे ऊपर जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड की वजह से आपको खाना, भूख लगना बंद हो जाती है। तो लेकिन आपको एनर्जी के लिए खाना होता है। जब आप 6000 मीटर से ऊपर जाते हैं तो खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है और उस समय सुविधाएं भी ज़्यादा नहीं होती हमारे पास में। एक गैस स्टोव होता है, ब्यूटेन गैस का होता है और उसमें हमको पानी गर्म करने में ही 5-6 घंटे हो जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ से ही पानी बनाते हैं और उसको बॉईल करते हैं। और उस बॉइल्ड पानी से जो हम बना के खा सकते हैं, जैसे कि मैगी है या तैयार जो राइस आते हैं वो है, या फिर मैं तो सत्तू भी लेके गई थी, वो है, आपके ओट्स वगैरह हैं। जो चीज़ आप गर्म पानी में डाल के और तुरंत बना सकते हैं, बस वही बनती हैं और वही खा पाते हैं। उसके अलावा आप अगर ड्राई फ्रूट्स ले जाते हैं तो वो खा लेते हैं। ज्योति जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी। आप हाउसवाइफ हैं और जैसा कि अभी आपने बताया आप एक बिजनेस वूमन भी हैं। फिर क्या आपको जिद लगी 55 की एज में, कैसे लगा कि हमें पहाड़ चढ़ना है? देखिए, पहाड़ का तो ऐसा था कि मैंने जब पहली बार देखा तो ही प्यार हो गया था पहाड़ों से। पर ऐसा नहीं था कि चढ़ना है। पर कहीं ना कहीं बचपन से ही एक मेरे मन में ये था कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि जिससे मेरा, मेरे परिवार का, मेरे गांव का, मुझे सबसे ज़्यादा था कि मैं मेरा जो गांव है, पैतृक गांव है मध्य प्रदेश का, हरदा जिले में है, कुकरावत नाम है, उसका नाम रोशन हो और लोग ढूंढे नक्शे पे कि ये गांव कहाँ है। तो फिर जब मेरा पहाड़ों पे जाने का मन हुआ तो फिर मैंने कहा छोटा लक्ष्य क्यों सोचना है, अगर नाम ही करना है तो फिर कुछ बड़ा सोचें, तभी होगा। तो फिर मैंने माउंट एवरेस्ट सोच लिया। बिल्कुल, आप ना सिर्फ हरदा जिले के अपने गांव का बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। तो ये थी हमारे साथ ज्योति रात्रे, जिन्होंने बताया कि कैसे अब तक इन्होंने 5 महाद्वीपों में जाकर तिरंगा लहराया और अब अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी चढ़ने जा रही हैं। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सबकी खबर के साथ।